हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में 822 का HX वाला सेट हो गया था। यहाँ पर हम कंप्लीट कराएंगे 822 का HY वाला सेट। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन है, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हम सूत्र बता चुके हैं, अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b/a कर देंगे, हो जाएगा 3x² + 5x + 2। इसका तुलना करते हैं ax² + bx + c = 0 से। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो ए की जगह 3 आया, b की जगह 5 आया और c की जगह पर आ गया 2। तो ये बन जाएगा -5/3। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, -5/3 इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ये का मान है। तो कोई हल ना होने का मतलब है समीकरण समांतर होगा। इसमें समांतर समीकरण को दिखाना है। तो समांतर का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 और ये लास्ट वाला बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ये लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 का मान यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे। a2 का मान ये दूसरे वाले का 3 है। b1 का मान ये y का गुणांक ये है और b2 का मान y का गुणांक -5 है। c1 का मान दिया है 1, बाईं ओर लाएंगे तो -1 अचर पद। c2 का मान ये 7 है, बाईं ओर लाएंगे तो -7 बनेगा। अब हमको ये का मान निकालना है। ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है सब बराबर में दिया है, यानी कि कहीं इज नॉट इक्वल टू वाला सिस्टम नहीं है। तो इसका मतलब हमको ये वाला लेना है। इन दोनों को ले लेंगे, कहीं से गुणा कर देंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये का 3 से गुणा 3 ये बराबर -5 का 2 से गुणा -10। तो ये का मान आ जाएगा -10/3। -10/3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, समीकरण 2x² + 5x - 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका। विविध का लगा देंगे d = b² - 4ac। तो b का मान x का गुणांक 5 है, इसमें 5 का स्क्वायर कर देंगे। ये का मान है x² का गुणांक 2 और c का मान है ये 4, यानी अचर पद। सॉल्व करेंगे इसको तो 25 - 4 दूनी 8 चौक 32। 32 में से 25 घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, -7। ये 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा होता है तो कहेंगे हम अवास्तविक। अवास्तविक या काल्पनिक या वास्तविक नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, वास्तविक नहीं मतलब अवास्तविक। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 ... 254 का अंत से 10वां पद पूछ रहा है। ये अंत से 10वां पद। तो श्रेणी दिया है 4, 9, 14 और ये लास्ट पद दिया है 254। तो अंत से 10वां पद का मतलब हम इसको लास्ट से लिख दें, हम उल्टा लिख दें इसको। 254 को पहले लिख देंगे, फिर डॉट करेंगे, फिर ये 14 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 4। इसमें ये का मान निकालना होगा तो 254। डी का मान 9 में से 14 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। एन का मान दिया है 10, यानी अंत से 10वां पद, यानी कि शुरुआत से 10वां पद। हमने इसको पलट दिया सीधा सीधा। तो an बराबर यानी 8n बराबर हो जाएगा ये प्लस ये की जगह 254 n - 1 10 - 1 इंटू डी यानी -5। तो 254 प्लस 10 में से घटेगा 9 गुणे -5। तो 254 प्लस माइनस 9 बचे 45 घटा देंगे। 14 में से 5 गया 9, ये 4 में से 4 गया 0 और 2, 209। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 209। इसका दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम पता करेंगे टोटल इसमें कितने पद हैं, फिर हम प्रारंभ से निकालेंगे उस हिसाब से। पहले पद पता करेंगे। तो पद पता करने के लिए n का मान निकालना होगा। तो फार्मूला होता है an बराबर ये प्लस n - 1 इंटू डी। an का मान लास्ट पद 254 या l भी कह सकते हैं इसको। ये मतलब पहला पद 4, n दिया है, n हमको निकालना है। d का मान 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा। ये दूसरा तरीका हम बता रहे हैं इसको। तो 254 में से 4 आकर घट जाएगा तो बचेगा 250 बराबर n - 1 गुणे 5। 5 से काट देंगे, 5 का नम 5, 5 25 0। ये हो गया यहाँ 50, मतलब n - 1 बराबर 50।
तो n बराबर हो जाएगा 50, ये एक जा करके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 51। टोटल 51 पद होंगे। हमको कह रहा कि अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये प्रारंभ से कौन सा पद होगा? अगर अंत से 10वां पद है तो प्रारंभ से किस नंबर पे आएगा ये? तो हमें इसके लिए यहाँ लिखना होगा प्रारंभ से कौन सा पद होगा? 51 माइनस 10। 51 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 41। लेकिन हमको चाहिए 10वां पद, तो एक जोड़ना होगा इसमें। तो 51 में से 10 घटेगा 41, 41 और 1 42। ये 42वां पद हमको निकालना है, मतलब प्रारंभ से हमको 42वां पद चाहिए। तो ए एन बराबर फार्मूला लगेगा ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये का मान 4, एन माइनस 1 42 माइनस 1, डी का मान 5। तो 4 प्लस 42 में से 1 गया 41 और गुणे 5। तो हल करेंगे इसको और इसको गुणा करेंगे, 5 का नम 5, 5 चौक 20, 205 आ गया। 205 में 4 जोड़ देंगे तो 209 हो जाएगा इसका आंसर। वही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये तरीका है कि हम डायरेक्ट पलट देंगे, और ये वाला तरीका है कि अंत से दिया है तो हम प्रारंभ से निकाल लेंगे, आ जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप। ये जो सांकेतिक रूप में लिखा है इसमें सही कौन सा होगा, ये हमको बताना है। तो पहले हमको देखना होगा ये समरूप किस तरह से है। ये 2.5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ये सही है एकदम। ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। कोण यहाँ दिया है, इसमें कोण यहाँ दिया है, तो इसको हम ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे, इसको रोटेट करके यहाँ ले आएंगे हम। अब रोटेट करने के लिए हमको एक त्रिभुज बनाना होगा। एक त्रिभुज बना देंगे बगल में, ये एक त्रिभुज हो गया। तो ये जो त्रिभुज बना ये ऐसे कैसे बना रहेगा, दूसरा वाला त्रिभुज हम चेंज करेंगे। 80 अंश लिखा है तो 80 अंश को लाएंगे यहाँ पर, और 80 का जो कोण है वो है डी, तो डी को यहाँ ले आएंगे। एक तरफ 5 और दूसरी तरफ 6, तो यहाँ 2.5 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे हम 5, यहाँ 3 लिखा है, 3 का दुगना हो जाएगा 6, ये वाला जो 6 है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। अब 5 सेंटीमीटर वाला भुजा है डी ई, तो डी यहाँ है तो निश्चित है कि यहाँ पर ई होगा, और 6 सेंटीमीटर वाला भुजा है डी एफ, तो डी और एफ यहाँ हो जाएगा। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप पहले से भी दिया हुआ है कि समरूप है, पर ये क्रम में नहीं था, अब ये क्रम में हो गया। तो जिस क्रम में ये बनेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें सभी में ए बी सी दिया है, तो ए बी सी पहला वाला त्रिभुज होगा, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है। तो ऊपर से हम शुरू करेंगे ये, और यहाँ ऊपर से शुरू होगा ई से, तो त्रिभुज ई, यहाँ बी है, यहाँ पर आ गया डी, तो यहाँ लिखेंगे डी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर हो जाएगा एफ। तो ई डी एफ किस में है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही सी, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई डी एफ के। तो इसमें हमें क्रम से बैठाना होता है, क्रम से एक बार हो बैठ गया तो आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी, इसकी मूल बिंदु से दूरी हमको बतानी है। तो मूल बिंदु होता है 0 0, अब मूल बिंदु से हमें दूरी बताना है -3 का -4 का, तो डी लगा दें। डी बराबर फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें फार्मूले में हम चाहे x1 - x2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है, अगर माइनस आया भी तो वो प्लस हो जाएगा। तो x2 मानेंगे -3 को, तो -3 - 0 का स्क्वायर x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, प्लस y2 का मान है -4 और y1 का मान है 0। तो इसको हम क्रम को पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, काट ये बराबर 3/4 हो तो सेक ये का मान होगा। इसमें हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का इसमें प्रयोग कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। काट ये, यहाँ लिख देंगे काट ये बराबर, ये दिया हुआ है 3/4, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। काट ये बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार है 3, यहाँ 3 लिखेंगे, लंब है 4, ये 4 हो गया। जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, 16 9 25,
कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये कर्ण हो जाएगा 5। हमको निकालना है सेक ये। सेक ये क्या होगा, काश ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक ये बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण है 5 और आधार है 3, 5 बटे 3, ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगर ये पता ना हो कि कौन सा क्या होगा तो ये याद रखिए लाल बटे कक्का, यल ये यल बटे के ये। पहला जो लिखा है यल बटे के ये साइन का है, और जो दूसरा ये वाला है ये कास का है, और जो तीसरा है यल बटे ये लम बटे आधार ये है टैन का। तो साइन का उल्टा कासक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट, इसी तरह से 6 मान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, टैन अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान। टैन अल्फा और साइन अल्फा का मान बराबर, किस कोण पे ये बराबर होगा। अल्फा का मान हम क्या रख दें कि टैन अल्फा और साइन अल्फा बराबर हो जाए, तो ये 0 पे बराबर हो जाएगा, क्योंकि टैन 0 का मान भी 0 और साइन 0 का मान भी 0, बाकी किसी पे बराबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है। इसका हम चित्र बनाएंगे पहले। यहाँ दिया है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया, तो ये मान लो छड़ है, इसकी छाया यहाँ बना हुआ है। अनुपात दिया है 1:√3, तो ये 1 तो ये √3, तो इसमें कह रहा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ये थीटा वाला कितना होगा, लंब बटे आधार, तो लगा देंगे यहाँ टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार 1/√3। 1/√3 टैन में कितने का मान होता है, तो ये होता है टैन 30 का मान, यानी टैन 30, तो थीटा का मान 30 अंश हो जाएगा। ये थीटा का मान हो जाएगा 30 अंश, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्शरेखाओं की संख्या। तो किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर कितने स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। देखिए चित्र द्वारा समझते हैं हम कितने स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। तो मान लो कि ये व्यास है, ये व्यास है, तो व्यास के सिरों पर हमें बताना है। तो एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये यहाँ पर है, तो इसके सिरे पर कितने स्पर्शरेखाएं हो जाएंगे। एक स्पर्शरेखा ये बना और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर ये। तो व्यास के सिरे पर सिर्फ कितने स्पर्शरेखाएं, 2 स्पर्शरेखा हम खींच सकते हैं, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी। इसके अलावा कोई स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते हम। अगला क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे हम। ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसका त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 60 अंश के कोण वाले, इसका जो कोण होगा ये 60 अंश का होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360, तो 60 बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। विकल्प में सभी पाई के रूप में मान दिए हैं, तो पाई ऐसे रखेंगे हम, आर स्क्वायर 12 गुणे 12, इसको कैंसिल करेंगे, 60 कर्नम 60, 60 छक्का 6 आया, 6 कर्नम 6, 6 दूनी 12, तो बन गया 12 दूना 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन होगा। तो गोले का व्यास दे रहा है डी, तो इसका आयतन बताना है हमको। तो गोले का व्यास, मान लें एक गोला बना देंगे हम, ये मान लें कि एक ये गोला है, कह रहा है इसका व्यास जो है वो डी है, तो त्रिज्या कितना होगा, डी का आधा, यानी डी बटे 2 हो जाएगा इसका त्रिज्या। तो गोले का आयतन होगा v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, ऑप्शन में पाई सब में है, तो पाई ऐसे रहेगा, और आर की जगह पर रख देंगे हम d बटे 2, तो ये d बटे 2 हो जाएगा और इसका क्यूब। तो बन जाएगा 4/3 पाई डी क्यूब बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 4 कर्नम 4, 4 दूनी 8, ये बन गया पाई बटे 3 दूनी 6 और डी क्यूब, पाई बटे 6 डी क्यूब, ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर त्रिज्या का ठोस अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ये इसका त्रिज्या है आर, इसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसका फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इसका जो वक्रपृष्ठ होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। और संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको ये जो प्लेट बच जा रहा है इसको भी लिखना है। तो ये वृत्ताकार प्लेट है, तो वृत्ताकार प्लेट का होता है पाई आर स्क्वायर।
तो ये 3πr² और प्लस ये πr², ये मिलकर हो जाएगा कितना बनेगा 3πr²। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी की मध्यिका वर्ग, इसमें मध्यिका वर्ग हमको बताना है। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ये दिया है वर्ग अंतराल, और इसमें जो बारंबारता दिया है वो है 4, 6, 5, 8 और 2। तो ध्यान रखना होगा कि कभी भी मध्यिका पूछे तो उसमें तुरंत CF की ज़रूरत पड़ेगा, संचयी बारंबारता हमको निकालना पड़ेगा, तभी इसकी मध्यिका आ सकती है। तो मध्यिका के लिए तुरंत संचयी बारंबारता की ज़रूरत है। अगर समांतर माध्य के लिए आ जाए, मतलब माध्य निकालने के लिए, तो माध्य में क्या निकालना होता है fx, यानी EF निकालना होता है, EX निकालना होता है। अब अगर मध्यिका आ जाए तो CF निकालना होता है, संचयी बारंबारता। बहुलक आ जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा वाला मान को ढूंढ लेंगे हम। तो संचयी बारंबारता के लिए पहले 4, फिर 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 8 23, 23 और 2 25। अब ये 25 आ गया, 25 का आधा ये बनेगा 12.5, 12.5। तो 12.5 को देखेंगे हम किस वर्ग में आता है, ये किस ग्रुप में आता है। तो 12.5 आएगा ये 15 वाले में, 10 से ज़्यादा। 15 का बारंबारता होगा 5, और ये जो मध्यिका वर्ग है वो 10 से 15 होगा। 10 से 15 मतलब ऑप्शन नंबर सी, 10 से 15 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, ये तो हर सेट में आता है, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा मध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं, तो इसका बहुलक हर सेट में आता है लगभग ये। तो बहुलक का सूत्र हमने बता दिया है पहले भी, बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका, 3 गुणे मध्यिका दिया है 29 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य दिया है 27। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस ये 54, माइनस करेंगे 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 33। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा 33। ये अगला क्वेश्चन है, निम्न सारणी में माध्य बताना हमको। ये आ गया समांतर माध्य, यानी एक ही में मध्यिका भी हो गया, माध्य मध्यिका बहुलक का संबंध भी आ गया, और ये माध्य भी पूछ रहा है। तो पहला नंबर तो वर्ग अंतराल लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। इसको हम सारणी बना दें, एक सारणी बना देंगे इसका हम, ये यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। ये अब का मान दिया 2 1 4 3, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो अब निकालेंगे यक्स, यक्स मतलब मध्यमान। 0 से 10 के बीच में 5 आएगा, 10 से 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 25 और 30 से 40 के बीच में 35। अब यहाँ निकालेंगे fx, ये बुढ़े यक्स। 2 पंचे 10, 15 का नम 15, 25 चौका 100, अब 35 दिया 105। अब समेसन ऑफ fx, इन सबको जोड़ देंगे। तो 5 5 10, 1 आया, 1 1 2 1 3, तो 1 और 1 2, 230 आ गया। अब बारंबारता को जोड़ देंगे हम, तो बारंबारता 2 1 3 4 7 3 10, 10 आया। अब इसको हम माध्य निकालेंगे, तो x बार बराबर होता है समेसन ऑफ fx अपान समेसन ऑफ f। तो fx का योग है 230 और बटे 10 बारंबारता है, तो कट गया तो कितना आ गया मान 23। ये माध्य आ जाएगा 23। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता होगी। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा, इसमें 53 भी आता है 52 भी आता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि 53 कब होगा 52 कब होगा और इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पहले दे दिया है अधिवर्ष, अधिवर्ष माने लीप ईयर, यानी ऐसा साल जिसमें 366 दिन होते हैं। तो अधिवर्ष में ये 366 दिन होंगे, एक साल में 366 दिन। हमको 366 को 7 से भाग देना होगा। जब 7 से भाग देंगे हम तो कितना बचेगा, 7 पचे 35, 1 36, 7 दूनी 14, 2 16, तो 2/7 यानी 52 से ही 2/7 आएगा। मतलब 52 सप्ताह तो पूरे हैं, यहाँ लिख देंगे 52 सप्ताह तो पूरे हैं, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब ये 2 दिन कौन से हो सकते हैं ये नहीं कन्फर्म है। ये जो 2 दिन बच रहे हैं, ये 2 दिन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है रविवार सोमवार हो,
रविवार सोमवार हो सकता है, और ये सोमवार मंगलवार हो सकता है, सोमवार और मंगलवार हो सकता है दोनों दिन। ऐसे मंगलवार या बुधवार हो सकता है, मंगलवार बुधवार। ऐसे ये बुधवार या बृहस्पतिवार हो सकता है, या फिर बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो सकता है, बृहस्पतिवार या फिर शुक्रवार हो सकता है, या फिर ये शुक्रवार शनिवार हो सकता है, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है, या फिर ये शनिवार और रविवार हो सकता है, शनिवार या रविवार भी हो सकता है ये। यानी टोटल 7 कंडीशन बनेंगे, या तो रविवार सोमवार, या सोमवार मंगलवार, या मंगल बुध, या बुध बृहस्पति, या बृहस्पति शुक्र, या शुक्र शनि, या फिर शनि रवि। 7 कंडीशन बनेंगे इसके। अब 7 में से कौन सा हो सकता है ये नहीं पता है। तो कह रहा 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो ये 52 तो कंप्लीट हो गए, अब जो 53वां होगा वो इसी में से कोई होगा। तो टोटल हमारे पास सप्ताह हैं कितने, सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो बटे के नीचे 7 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि ये पूछ रहा है सोमवार, तो सोमवार यहाँ पर है हमारे पास, सोमवार हमारे पास यहाँ पर एक है, अब एक सोमवार हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये सोमवार 2 ग्रुप में आ रहा है, और जब 2 ग्रुप में आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2/7, यानी इसका जो आप आंसर हो जाएगा वो 2/7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2/7। अगर यही चीज़ दिया होता कि अधिवर्ष ना हो, बिना अधिवर्ष का होता, यानी 365 दिन का होता, तो यहाँ एक्स्ट्रा दिन 1 बचता, और जब 1 बचता तो सभी दिन कोई एक दिन होता, या तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्र शनि, यानी एक दिन होता, तब यहाँ पर आंसर आता है 1/7। अगर लीप ईयर ना होता तो 1/7 आता, अगर लीप ईयर है तो ये 2/7 आएगा। परंतु कभी कभी आ जाता है 52 सोमवार होने की प्रायिकता। अब ये चाहे सोमवार पूछे या मंगलवार पूछे, कोई भी दिन पूछे, एक ही नियम सब में लगेगा। अगर ये 52 पूछ लेता तब क्या करते, जैसे मान लो यहाँ पूछ ले 52 सोमवार आने की प्रायिकता, 52 सोमवार आने की प्रायिकता किसमें, अधिवर्ष में, अधिवर्ष में 52 सोमवार आने की प्रायिकता। तो 366 दिन है, तो इसमें 52 दिन तो कंप्लीट हैं, बाकी 2 बच गए। तो 2 कौन कौन से होंगे, 2 इन्हीं में से कोई होगा, इन 7 में से कोई होगा। तो हमको बताना है सिर्फ कितना, 52 सोमवार होने की प्रायिकता। तो 52 तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन बाकी जो बच रहा है 2 दिन, वो कौन सा, 53वां है। तो यानी हमको 53वें वाले को नहीं लेना है। अब अगर इस 53वें वाले को नहीं लेंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा ये बच गया इसको अगर हम नहीं लेंगे, तो हमको फिर क्या करना होगा, इसमें से जो सोमवार नहीं आया उसको लेंगे हम। तो 2 में सोमवार आया है, बाकी में नहीं आया है, तो 1 2 3 4 5 में नहीं आएगा, तो इसमें लिखा जाएगा 5/7। मतलब कि अगर 53 सोमवार पूछा जाएगा तो 52 कंप्लीट, 53वां हो जाएगा इन सब में से 2, तो ये 2 हमने लिख दिया। अगर पूछा जाएगा 52 सोमवार आने की प्रायिकता, तो 52 तो हमारे कंप्लीट हो गए, लेकिन अब 53 भी दिया है, तो 53 में से सोमवार ना आने की प्रायिकता। तो सोमवार इन दोनों में से नहीं आया है, इन दोनों को हटा देंगे हम सोमवार को। अब बाकी जो रहेगा, यानी कि जिसमें सोमवार नहीं होंगे उसको लिख देंगे, तो ये 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन में ये आता है लीप ईयर्स में, और बिना लीप ईयर में 2 कंडीशन में आता है। अगला क्वेश्चन है, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता याद कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो कह रहा है 2020 में जन्म हुआ था। अब ये 2020 कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है। जो सन 4 से भाग हो जाए, ये 4 से कट रहा है सीधा सीधा, 4 पंचे 20, 0 4 पंचे 20, 505। जो भी ईयर 4 से अगर डिवाइड होता है तो समझो कि वो लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर है, मतलब कि अधिवर्ष है ये। और इसमें जो दिन होगा वो 366 दिन होगा टोटल, इसमें दिन होगा 366। अब कह रहा कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, तो एक ही दिन होगा, तो हो जाएगा 1/366, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1/366। अगला क्वेश्चन, 2 बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका पहले भी। 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी, वही डी बराबर लगा देंगे इस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 का मान है 4 और x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से गया -2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 का वर्गमूल होगा 2√2।
ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में अपरिमेय संख्या, तो 25 का वर्गमूल 5 ये परिमेय होगा, 81 का वर्गमूल 9 परिमेय, ये बटे में है परिमेय, ये √2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सही होगा डी। ये सब गलत ऑप्शन है, ये इसमें जो अपरिमेय होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 5 + √2। बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो सेट है, अगला सेट, वो अगले दिन आ जाएगा अगले वीडियो में। और बाकी जो हमने पढ़ा दिया है इसके पहले के 3 वीडियो, 3 सेट कंप्लीट हो गए हैं, उसको जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, बार बार इसको देखें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और मुझे उम्मीद है कि अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे पूरा सेट तो पूरे नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी से ही फंसते हैं।